क्या देखा है अभी तक? रेट, फैक्टर्स affecting एंड रेट में भी हमने क्या क्या देख रखा है, उसके फॉर्मूला, उसमें भी दो टाइप के रेट होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो तो माइनस आएगा, एंड डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? आर आई इज इक्वल टू यस डी आर अपॉन डी टी। इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स थे? नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन, देन टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में भी हमने कुछ देखा था, क्या था? कॉन्सेंट्रेशन की मदद से हमने क्या क्या देखा था? रेट एंड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन आता है वो रिएक्शन से हम लिख सकते हैं या फिर कोई और तरीका है इसको डिफाइन करने का? मतलब प्रैक्टिकल मेथड से लिख सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल से? मतलब दोनों वही हुआ, थियोरेटिकल मेथड से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से? एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो डेटा आएंगे उसके हिसाब से ही हम बोल सकते हैं कि जो रेट हमने रिएक्शन के ऊपर से लिखी है वो सही है या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई कोई रिएक्शन होती है, सपोज ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ये कोई रिएक्शन हुई, उसका रेट हमने लिख दिया के इंटू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्मॉल ए रेज टू स्मॉल बी, ठीक है। अब रेट जो होता है वो अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग तरह से मतलब उनके ऑर्डर्स भी अलग अलग होते हैं। अब नया टॉपिक एक आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू होता है ये जितने भी रिएक्टेंट्स या तो प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पर लिखे हैं उनकी जो पावर, उनका सम होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? पावर का सम, मतलब ए प्लस बी जो आएगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 4 कुछ भी, इवन वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स नहीं होंगे, क्या होंगे? ये फ्रैक्शंस में होंगे लेकिन इंटीजर्स नहीं होंगे। जीरो से शुरुआत होती है अप टू इनफाइनाइट, वैसे इनफाइनाइट बोलना नहीं हमें,
ठीक है, वो क्योंकि यहाँ पर होते हैं उनके डिपेंड होता है। और अगर यही हमें पता नहीं होगी तो हम रिएक्शन की कैलकुलेशन या रिएक्शन कैसे करनी है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मोल हमें पता होंगे तो ही तो हम रिएक्शन करते हैं। पहले मोल डिफाइन करते हैं, मास निकालते हैं, कितना किसके सामने कितना लेना है, उसका रेशियो निकाला हुआ होता है कि ये 1:2 लेंगे तो ये ए होगा वो 1 होगा, बी होगा वो 2 होगा, और फिर आगे रिएक्शन होगी प्रॉपरली। तो एक्चुअली में तो हमें ये पता होता है, इसलिए इनफाइनाइट वर्ड, इनफाइनाइट जो है ये चीज बुक में दी हुई नहीं होगी, बाकी हो सकती है। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो इतना लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन लिखना है अभी, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with the help of rate given। सॉल्व करना शुरू कर दो इसको, या कराऊं एक पहले? ओके सर, क्या आंसर है फर्स्ट का? 5/6। सेकंड का 7/2। थर्ड 0। फोर्थ 1/3। डन। ओके, अब जो रिएक्शंस होती है वो इतनी इजीली तो होती नहीं है। तो रिएक्शन के दो टाइप्स आते हैं, रिएक्शन के दो टाइप्स। एक होता है एलिमेंटरी रिएक्शन और एक होता है, नहीं पता, चलो पहले एलिमेंटरी सीख लेते हैं। एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब सिंपल रिएक्शन एकदम, इसमें कुछ नहीं, रिएक्टेंट्स आएंगे और एक ही डायरेक्शन में फिर प्रोडक्ट दे देंगे। मतलब लिखने का तरीका और रिएक्शन होने का तरीका यही होगा। अगर एक HCl आएगा तो वो एक NaOH के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि लिखा तो ऐसे ही जाएगा, तो ई लिख लेते हैं, E reacts with G and gives F plus H। लेकिन इसमें
एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक ही स्टेप में हो रहा था, HCl ने एक NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, वन स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पर वन स्टेप नहीं होती है, यहाँ पर पहले E प्लस कुछ भी आएगा, इंटरमीडिएट बनेंगे, वो कुछ P बनाएंगे, और वो P फिर G के साथ रिएक्शन करके फिर F प्लस H हमें मिलेगा। मतलब ये स्टेप्स कितने हो गए इसके, 1 एंड इसके 2। एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज H2O2 जो है वो रिएक्ट करता है I माइनस के साथ और हमें कुछ प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, हमें यहां पर ही देखना है फिलहाल। दिखने में ये एक अकेला रिएक्शन है, लेकिन इसके भी दो पार्ट है। एक में H2O2 प्लस I माइनस सबसे पहले बनाएंगे कुछ H2O प्लस OI माइनस, ठीक है, IO माइनस, IO माइनस। उसके बाद वो IO माइनस H2O2 के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे और फिर हमें कुछ प्रोडक्ट देंगे। मतलब ये कितना स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये 1 स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर, ये 2 स्टेप, ये 1 स्टेप। चलो ये लिख लो इतना। हो गया। तो हम एलिमेंट्री रिएक्शंस पे ही टिके रहेंगे जब हमें कोई रेट डिफाइन करना होगा। ठीक, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है, जैसे 2 स्टेप आ गए, तो इनमें से कोई एक ही ऐसा स्टेप होगा, कोई एक ही इन दोनों में से ऐसी रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हमें रेट मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? उसी एक की वजह से हमें रेट मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये सपोज अगर फास्ट है और ये स्लो है, तो जो स्लो रिएक्शन होती है उसी से तो हमें रेट मिलता है। वरना क्या होगा, फास्ट होगी तो ये तो जल्दी जल्दी हो गई, हमें पता भी नहीं चला, टाइम डिफाइन ही नहीं कर पाए हम इस रिएक्शन के लिए। तो अगर हम टाइम डिफाइन नहीं कर पाए तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम में पुट क्या करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता अगर फास्ट रिएक्शन होती है तो। मतलब जिन रिएक्शंस को हम डिटरमाइन कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए कितने टाइम में मिला, हमें इसका डेल्टा टी मिल सके, उसी का तो हम रेट फाइंड आउट करते हैं। और ये हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है ना। तो स्लो रिएक्शन जो होगी उसी में से हम रेट डिफाइन कर सकते हैं, इसमें से नहीं करेंगे। रिएक्शन की स्पीड किस कौन डिफाइन करता है, स्लो रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो दो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, क्योंकि ये तो अब अलग अलग स्टेप्स हो गए, क्योंकि अलग तरह से लिखा है मैंने, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन हो गया। अब तो ये क्या हो गया, अब एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, उनमें से जो स्लो वाली रिएक्शन होगी उसी का हम रेट ढूंढेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें स्लो वाली रिएक्शन ही दी होगी, उसका टाइम दिया हुआ होगा, उसी से हम आगे काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो इसको मिटा देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को अगर तोड़े तो क्या हो रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड जो हमें दिखता है वो कौन सा है, मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलरिटी, यहां पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का जिक्र हो रहा है।
मतलब कि अगर कोई मैंने रिएक्शन लिखी है, सपोज NH4 NO2 की मैं रिएक्शन करा रहा हूं उसी के साथ, इसमें कुछ और ऐड ही नहीं होता, इसको डाला और टेम्परेचर दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर N2 प्लस H2O। ठीक है, मुझे ये मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन किस में से हो रही है, कितने मॉलिक्यूल में से हो रही है, एक मॉलिक्यूल में से। और जितने मॉलिक्यूल में से रिएक्शन हो उसी को बोलते हैं मोलिक्यूलरिटी। किसे बोलते हैं मोलिक्यूलरिटी, जितने मॉलिक्यूल्स में से वो रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, 1। क्लियर? एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कौन सी ले, 2HI की रिएक्शन करें और H2 प्लस I2 मिले, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलरिटी 2। क्लियर? मतलब एक मॉलिक्यूल में से जो भी रिएक्शन हो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसमें से मिले तो एक मोलर मॉलिक्यूलरिटी, और दो मॉलिक्यूल का यूज करके आगे रिएक्शन बढ़े तो मॉलिक्यूलरिटी उसकी 2। थर्ड देख लेते हैं। तो NO प्लस O2 ये हमें देता है 2NO2। ठीक है, क्या देता है हमें, 2NO2। प्रोडक्ट से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, हमें किसको देखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, जितने रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कितने हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3, तो मॉलिक्यूलरिटी 3। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं मैं, यहां पर मॉलिक्यूल एक रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 3, तो किसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। अगर हम नेचर वेचर सारे बाकी चीज को छोड़ दें, सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी पे फोकस करें, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी 2 और इसकी 3, 3, 2 और एक मॉलिक्यूल अपने आप से रिएक्ट कर रहे हैं, तब रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, बाकी सारे फैक्टर्स को साइड में छोड़ दो। जल्दी जल्दी। हाँ, उसकी ज्यादा होगी। वेरी गुड, इसको हम, हाँ कैसे बोल, रेट मतलब तो ये बोल रही है कि फर्स्ट रिएक्शन जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी सेकेंड रिएक्शन से, और सेकेंड की थर्ड से। किस टाइप से, अच्छा चलो ये सही है, अगर मैं बोल दूं ये सही है तो क्यों, ऐसा मत बोलना क्योंकि वन मॉलिक्यूल, वो तो लिखा हुआ है। दूसरा रीजन, वन मॉलिक्यूल है तो उसकी वजह से क्या होगा जो इसमें नहीं हो रहा, जल्दी, तुक्का लगा दिया था। ओके चलो, फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसकी इस एक रिएक्शन की बात करें, तो इसमें एक मॉलिक्यूल है ना, उसी पे सारा कामकाज होगा। कुछ हीट देना है, कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, तो इसी एक में से बनेगा। जबकि तीन मॉलिक्यूल जब होंगे, 1
2 और ये 3, उन तीनों को मिलाकर ये बन रहा है। तो जब तीनों एक साथ आएंगे तब जाके ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, एक चौराहा है, एक चौराहा है, हर रोज 3 बजे यहां से एक साइकिल वाला जाता है, यहां से भी एक साइकिल वाला जाता है और यहां से भी एक साइकिल वाला जाता है, ठीक है, हर रोज 3 बजे। अब क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो यहां पर आके टकराएंगे, एक्सीडेंट होगा, किसी को लगेगी नहीं क्योंकि साइकिल में आ। अच्छा, एक साथ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर एक अकेला आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक साथ पहुंचने की 100। अकेला खुद के साथ ही आएगा ना। अगर दो हो गए तो बट जाएगी 50-50। और जब 3 हो गए तो पहले कभी ऐसा हुआ कि ये अकेला निकल गया, दूसरी बार में ऐसा हुआ ये भी आया और ये भी आया, तीसरी बार में ऐसा हुआ कि ये आया और ये आया। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, तीनों को एक साथ आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आया? तो जब वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है उसे हम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि टेक्स्ट बुक में ऐसा वर्ड यूज किया है कि इनकी रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो चुके हैं। समझ में आई ये बात? जब ये टकराएंगे तीनों एक साथ तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पहले ये दो टकरा रहे थे, ये नहीं आया, चाय पीने चला गया, फिर ये दो टकरा रहे थे, तब ये भाई साहब ख्यालों में खोए हुए थे। ठीक है, तो जब ये दो टकरा रहे थे तब ये कहीं कहीं घूम रहा था, बंक मार लिया, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? जब तीनों एक साथ आएंगे तब रिएक्शन होगी। दिवाली पे, दिवाली वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि साल में एक ही बार आता है, तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हो उसमें से कभी कभी होगा। ठीक है, और इसका काम ये हर रोज हो। समझ में आ गया? कुछ डाउट इसमें? प्रोबेबिलिटी जो वर्ड मैंने यूज किया वो प्रॉपरली समझ में आ गया? रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ये भी समझ में आ गया? जब एक मॉलिक्यूल होता है तो एक पे ही काम करना है, तो कहीं से भी आए, अगर वहां पर घूम रहा है तो वहां पर अपना काम कर लेगा, यहाँ पर घूम रहा है तो यहाँ पर अपना काम कर लेगा। समझ में आ गया? चलो लिख लो इसे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एंड मॉलिक्यूलरिटी से हम क्या क्या कह सकते हैं अभी तक जो हमने सीखा? हुँ? अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी से हमें मिलता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल्स पे, वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर 1। और क्या क्या बता सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के हिसाब से, और अभी तक हमने क्या क्या देखा है? ओके, रिएक्शंस के टाइप से देखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने देखा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किससे डिफाइन होगा? ओनली एलिमेंटरी रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर में सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन ही हम देखेंगे, जबकि मॉलिक्यूलरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी सिंपली क्या देखता है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब ही नहीं रहता, या तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं रहता। इस कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन जो होंगी वही ऑर्डर दे पाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर डिफाइन नहीं कर पाती। तीसरा पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो रेट डिटरमाइन होगा, रेट डिटरमाइनिंग, रेट जो डिटरमाइन होगा वो किससे होगा? स्लो रिएक्शन से। जो भी रिएक्शन हो रही है और जो स्लो हो रही है उसी से रेट डिटरमाइनिंग होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो कौन देगा? स्लो रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये तीन फैक्टर्स थे जो अभी तक के पॉइंट में हमने देखे। और इसमें फिर से मॉलिक्यूल की बात आ रही है, तो जितने मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं वो रेट डिटरमाइनिंग में आ जाएंगे। हमने देखा था H2O और I- का रिएक्शन तो हो रहा है, तो स्टार्टिंग में तो इन्हीं का तो रिएक्शन हो रहा है, यही तो अपने रिएक्टेंट्स हैं। दूसरे कोई रिएक्टेंट्स थे? रिएक्टेंट्स दूसरे कोई थे? वो जो बना था, क्या बना था यहाँ पर? H2O प्लस IO माइनस। ये जो बना है ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, चलती ट्रेन में चढ़ गया ये पैसेंजर है, मतलब रिएक्टेंट्स। क्लियर? तो जो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी। डन। ओवरऑल रिएक्शन का जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इसी की मॉलिक्यूलरिटी होगी। और ये तीन चीज थी, इसे देख ले। और टेक्स्ट बुक में सेंटेंस में अच्छे से लिखा है, एक बार वो उसको भी रीड कर दे। पेज नंबर कहाँ है इसका? पेज नंबर, हाँ 105, 104 एंड 105 में तीन पॉइंट्स लिखे हुए। देख, वो रहे नीचे, फर्स्ट, सेकंड एंड नेक्स्ट पेज पे थर्ड। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से रीड कर ले। अब हमने थोड़ी देर पहले ऑर्डर देखा था कि कोई रिएक्शन होती है R से P की तरफ, और उसको अगर हम रेट के टर्म में लिखें, कि उसका रेट लिखें, तो क्या होगा? माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू, नहीं, इसी को दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। और इसमें हमने ऐड करना है n। ठीक है, ऑर्डर्स हमने देखे। अब इस चैप्टर में मतलब हमें कितना पढ़ना है वो बता देता हूं। ऑर्डर जो है हमें पढ़ने हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर जो होगा वो तुझे खुद लिखना है। 0 और फर्स्ट को हम इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि सेकंड ऑर्डर के बारे में सारी डिटेल तो खुद लिख के आएगी। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं ऑर्डर 0 से, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देन यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 0, तो माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा k इंटू आर की कॉन्सेंट्रेशन 0, और 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू 1।
और 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस dt को इक्वल टू के इस साइड लेके जाता हूँ। यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन माइनस डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। ठीक है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, मतलब जीरो से यहाँ पर, यहाँ पर जीरो से टी, यहाँ पर एट टी इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उसके डिफाइड हिसाब से, इसको हम आर ही बोल देते हैं। ठीक, चलो, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसको मिटा देता हूं, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, ओके, के बाहर निकल जाएगा, टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट पुट करनी है, लिमिट तो पुट कर दिया ना, आर था तो यहाँ पर आर आ गया, माइनस जीरो आएगा तो वो तो जीरो हो गया। अच्छा ये पक्का यही आएगा, अच्छा एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू डीएक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स करते हैं, ये करना है। चलो ये दोनों अलग अलग है, इसका आंसर क्या आएगा और इसका क्या आएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इसका सिर्फ एक्स ही होता है, क्या होता है, हाँ, तो ये भी तो वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, तो इसका क्या होगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। मैथ्स भी मैं ही सिखा दूं, हाँ, क्या हो जाएगा, चलो माइनस साइन को इधर लेके चल जाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे लगा दिया, माइनस को इधर, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्या हो जाएगा, टी, तो माइनस के इंटू टी, प्लस यहां पर कुछ आता है, क्या होता है वो, ये मैथ्स का टर्म है, सी क्या है, सी, या तो अभी आई लिखते हैं, आई, पहले सी लिखा करते थे, अब जमाना चेंज हो गया तो आई लिखते हैं, क्या होता है आई, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट,
मैथ्स भूल गई क्या अभी तक आया नहीं? जब इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी चीज का दोनों साइड, तो एक चीज ऐड हो जाती है, एक कांस्टेंट ऐड होता है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं और उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ में आया? अब अगर मुझे इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो कांस्टेंट है, जब बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, इनिशियल टाइम पे जो भी चीज होगी वो इसके बराबर ही तो होगी, इस कांस्टेंट के बराबर। तो एट टाइम जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आर जीरो हो जाता है, माइनस के टी जीरो हो जाता है, आई तो कांस्टेंट है, वो तो रहने ही वाला है, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग से एंड तक आई तो रहेगा ही इक्वेशन में। तो आई ये तो हो जाएगा जीरो, तो आर जीरो इज इक्वल टू आई, और आर जीरो का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आई मिल गया यहां से, तो आई को उसमें पुट कर देते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट, नहीं इसको देते हैं फर्स्ट, इसको देते हैं सेकंड, इसको देते हैं थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 2, क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। ये बात समझ में आई? पक्का? तो यहां से हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जो ये इस इक्वेशन से डिफाइन होगी। और ये जो इक्वेशन आई वो कौन सी आई? जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आई है। क्लियर? इससे हम और भी चीजें डिफाइन करेंगे, पहले इधर तक लिख ले, समझ ले, कुछ पूछना है तो पूछ ले।
हो गया। इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को और अच्छे से समझ लेते हैं और उसको समझने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं किसी का। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। क्या होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। इसका क्या होगा 2x, पावर कम होगी और जो पहले पावर थी वो आगे आगे। कांस्टेंट का क्या होगा, ये जीरो होगा निकल जाएगा, आंसर में सिर्फ बचेगा 2x, मतलब x के टर्म वाले ही बचते हैं। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो निकल जाता है। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या बोला गया कि जब डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट निकल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वापस आना चाहिए। अगर इसी का मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होना चाहिए था, इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए था, 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर ही बचा, 2 कहां गया इसमें, 2 आया नहीं आया, तो उस वक्त लिखा जाता है प्लस। समझ में आ गया। और उस प्लस आई को मैंने यहां पर लिखा, और वो प्लस आई क्या है, जो स्टार्टिंग से इसके साथ था लेकिन कहीं फोटो में दिखा नहीं। मतलब शादी में होते हैं ना कुछ लोग आते हैं, बहुत सारी मेहनत करते काम काज करते हैं, उसमें फोटो खिंचवाना रह जाता है उनका, तो फोटो एल्बम में नहीं दिखते लेकिन होते तो हैं। हैशटैग कांस्टेंट अभी चल रहा है, तो फ्रेंड फ्रेंड होते हैं ना जो, वो फोटो पोस्ट करते हैं, स्टोरी पोस्ट कांस्टेंट, मतलब वो सालों से साथ में है। तो ये भी वही है कांस्टेंट, मतलब ये इसके साथ तो था लेकिन डिफरेंशिएशन का यहाँ पे दिखा नहीं, और इस डिफरेंशिएशन का वापस जब इंटीग्रेशन किया तो उसकी तो बात ही नहीं हुई। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर आई पुट किया, और आई क्या होता है जो स्टार्टिंग से साथ में था, और स्टार्टिंग से साथ में था तो स्टार्टिंग की कंडीशन अगर हम सारी रख दें, मतलब स्टार्टिंग पे टी इज इक्वल टू 0 होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R0 होती है, और उस वैल्यू को पुट कर दी तो हमें कांस्टेंट जो है वो मिल जाता है। समझ में आ गया। तो I इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन, और उसको जब हमने पुट कर दिया तो ये हमने जीरो ऑर्डर पे क्या इक्वेशन आएगी ये डिफाइन कर दिया। डन। ये बात डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, और डिफरेंशिएशन का रिलेशन इंटीग्रेशन से समझ में आ गया, और आई क्यों लिखते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, मतलब इतना मैथ्स तो आता ही है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तुझे सिखा सकते। अभी तक नहीं आया ये। ओके। तो लास्ट में जो इक्वेशन आया R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इसको अगर हम कंपेयर करें कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू m x प्लस सी, ये क्या है और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें और ग्राफ बनाएं तो यहां पर होगा इसका R0 है ना, यहाँ पर 0, ये टाइम का ग्राफ है, मतलब y एक्सिस पे कौन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, और x एक्सिस पे कौन आएगा
टाइम, ये रहा टाइम, तो स्लोप क्या होगा, माइनस के। और माइनस का मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। टी थोड़ी माइनस है, माइनस क्या है, सिर्फ ये आर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट। टी तो पॉजिटिव ही होगा ना, टी तो आगे ही बढ़ेगा, जीरो से कुछ 100 सेकंड तक रिएक्शन हो रही थी, 0 से 100 तक क्या ही होगा, इससे थोड़ी आएगा कुछ भी। क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, टी तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप बराबर हो गया माइनस के। समझ में आया, स्लोप के बराबर माइनस। डन। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें ये के फाइंड आउट करना हो तो के को यहीं पर, आर को इस साइड लेके आते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जीरो डिवाइडेड बाय टी, और वो हमें माइनस के बराबर मिलेगा। माइनस को भी उस साइड जाने दे, ब्रैकेट पुट कर देते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इक्वेशन क्या हो रहा है, आर जीरो माइनस आर, ये मिटा, कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी, ये एक इक्वेशन हमें मिला। समझ में आया यहाँ तक, तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग से यहाँ तक, पहले तो ऑर्डर कौन सा था उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट किया, इसका इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 से हमने स्लोप ढूंढा, मतलब ये ग्राफ वाला पोर्शन किया, ठीक है, इक्वेशन, ग्राफ एंड रेट कांस्टेंट का इक्वेशन, रेट के का इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज हमने देखी, 1 2, डन है यहां तक, कि कुछ पूछना है? जल्दी से ग्राफ देख ले, लिखना नहीं अभी, लिखने को मैं बोलूंगा, देख ले जल्दी से, ये मिटा दो, पूछना है कुछ, क्वेश्चन भी आप हो जाती है। एट T/2 concentration of R is equal to R0/2, इसको अब इक्वेशन में पुट करना है। सब कैंसिल हो गया, कैसे, थोड़ी देर बात करेंगे। पुट करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस के टी प्लस आर जीरो, हमें चेंज क्या करना है, एट टी 1/2 T/2 हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस के T/2 प्लस R0 में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज तो इसमें आएगा, ये कितना हो जाता है, हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। अगर इतना लंबा मेथड ना करना हो तो यहीं पर पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, R
0 माइनस r0/2, यहाँ तक ही r0/2 होल डिवाइडेड बाय t/2। एक के यहाँ पर होगा। हाँ ओके, 2 इंटू r0 माइनस r0 डिवाइडेड बाय t। 2 कैंसिल आउट हो गए हैं, ये वाला और ये वाला। तो t1/2, ये t1/2 बोला जाएगा इसको, t हाफ, कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? टी हाफ। टी हाफ को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, बाकी को यहाँ पर ध्यान देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2r0 में से एक r0 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? एक r0 डिवाइडेड बाय k। ओके हाँ, टी हाफ। डन। देख ले इसको भी एक बार। अरे ये तो पुट ही नहीं करना था, इसको तो ऐसे ही डिनोट करना था। t1/2, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ ही डिनोट करना था। कट नहीं होगा, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा टी हाफ का t1/2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2k। ओके, ये होगा। ये हाफ लाइफ है कौन से रिएक्शन की? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। लिख लो इसे। हो गया, आज इतना ही रखते हैं, कल हम फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, तो उसके बाद सेकंड ऑर्डर तुझे ही करना है।